नमस्कार, ऑनलाईन क्लासरूम या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 2, फूल और कांटे। यहाँ पर फूल और कांटे यह एक कविता दी गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध यह इस कविता के कवि है। प्रथमतः फूल और कांटे इस कविता के कवि का परिचय हम जानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जन्म 1863, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में यह गांव स्थित है। वहां पर उनका जन्म हुआ है। मृत्यु 1947। अब उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, मतलब कौन कौन सी कविताएं, लेख आदि रचनाएं अपने हाथों से लिखे हुए हैं, वह यहाँ पर बताए गए हैं। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अब खिला फूल, प्रेम कांता आदि रचनाएं उन्होंने अपने हाथों से लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा होता है। बहुत सादे और सरल शब्दों में उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य ना कि वो बड़े कुल में जन्म लेने से बड़ा होता है, तो उसने कौन से कर्म किए है, उस कर्मों को देखने के बाद ही वह मनुष्य बड़ा है कि नहीं वो समझ आता है। मतलब मनुष्य का स्वभाव कैसा है, उस पर वो कितना बड़ा है वह निर्धार करता है। तो चलिए जो संदेश उन्होंने हमें दिया है उस कविता को हम पढ़कर समझ लेते हैं। फूल और कांटे है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें ही पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोरों का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोंद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, हे सदा देता कली जी की खिला। हे खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसिस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब आगे हम हर परिच्छेद का अर्थ यहाँ पर कवि ने क्या दिया हुआ है यह जानेंगे। पहली पंक्तियां देखते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यहाँ पर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय इन्होंने हमें यह बताया है कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। मतलब किसी एक पौधे पर फूल और कांटे दोनों ही उपस्थित होते हैं। मतलब उनका जन्म दोनों का ही एक ही पौधे पर हुआ होता है। एक ही पौधे पर वो दोनों पलते हैं। उसी पौधे को रात्रि के समय में जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। मतलब यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया होता है। दोनों को एक समान चांदनी उसकी शीतल छाया देती रहती है। वैसे ही यहाँ पर हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी को जीवन में बराबर मौके मिलते हैं। फर्क बस इतना ही होता है कि कोई पढ़ता है तो कोई नहीं पढ़ता। मतलब उसका कोई उपयोग कर लेता है तो कोई उसे दुर्लक्षित करके उसका उपयोग नहीं करता।
यहाँ पर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय इन्होंने हमें यही बताने की कोशिश की है कि अगर पौधे पर कांटे और फूल होते हैं, उसी तरह से जीवन में अच्छे और बुरे इंसान भी होते हैं। शिक्षा तो दोनों को भी मिलती है, पर कोई उस शिक्षा का अच्छी तरह से उपयोग कर पाता है तो कोई बुरी तरीके के लिए उसका उपयोग कर पाते हैं। अब हम कविता के आगे की 4 पंक्तियों का अर्थ देखने वाले हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक से ही उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अभी यहाँ पर हमें वही पौधे का उदाहरण दिया गया है कि उस पौधे पर कांटे और फूल है, पर उन पर मेह, मेह का मतलब बादल। तो जब बादल पृथ्वी पर जल बरसते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसते हैं। वो कांटा है इसलिए उसके ऊपर बादल बरसते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बादल कोई भी भेदभाव नहीं करता। फूल और कांटा दोनों को भी एक तरह से ही बादल बरसकर पानी मिलता है। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों को ऊपर समान रूप से बहती है। जब हवाएं बहती है तब भी हवा भी कोई भेदभाव नहीं करती, उनके ऊपर से हवा समान रूप से बहती रहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनको एक से होते नहीं, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कांटे अगर हमें चुभ जाए तो हमें सिर्फ वेदनाएं, दुख होता है, पर फूलों से हमें सुहास मिलता है, अच्छी खुशबू मिलती है। उसी तरह से बुरे इंसान हमेशा दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो अच्छे मन के इंसान हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ पर हमें कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय इन्होंने एक अच्छा सा प्यारा सा संदेश दिया है कि जब बादल, हवा कौन से भी भेदभाव नहीं करते, तभी शिक्षा मिलते समय इंसानों में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। पर इंसान उस शिक्षा का गलत या सही अर्थ चुनकर अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर वो अच्छा इंसान बन पाता है तो वो हमेशा दूसरों का विचार करता है, दूसरों की मदद करता है। पर वो अगर बुरा मार्ग चुनता है तो वो हमेशा दूसरों को तकलीफ ही देता है। मतलब एक पौधे पर पलने वाले फूल और कांटे एक ही होते हैं, पर उनके स्वभाव मात्र भिन्न होते हैं। उसी तरह से पृथ्वी पर जन्म लेने वाले इंसान एक ही है, उनको एक ही हवा, बादल ये सब मिलता है, पर उनके स्वभाव मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम कविता के आगे की 4 पंक्तियां देखने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको अगर ये स्पष्टीकरण अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। ऑनलाइन क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसे ही अच्छी शैक्षणिक वीडियो डे टू डे मिलती रहे। चलिए तो आगे की कविता हम पढ़ते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। अभी यहाँ पर कांटे का मूल रूप यहाँ बताया गया है। कांटा किसी को भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। अगर हम सुंदर फूल मतलब गुलाब के फूल को छूने की कोशिश करते हैं तो गुलाब के फूल के आजू बाजू कांटे होते हैं, वो हमें चुभते हैं और तकलीफ देते हैं, हमारी उंगली को भेद देते हैं, उसमें से खून निकल आता है। उसी तरह से कांटे का ये मूल स्वभाव ही होता है कि वो हमेशा दूसरों को तकलीफ ही देता है। तो वो फाड़ देता है किसी का वरवसन। वर मतलब श्रेष्ठ, सुंदर, और वसन मतलब वस्त्र। तो वो किसी का वस्त्र भी फाड़ देता है। किसी के वस्त्र में अगर कांटा चुभ जाए तो वो वस्त्र फट जाता है। यही यहाँ पर कांटे का मूल गुण हमें बताया गया है। पर फूल मात्र यहाँ से बिल्कुल भी विभिन्न है। जब फूल पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां फूलों के आजू बाजू मंडराने लगती है तब कांटा उनके पंखों को काट देता है। अगर भौरे फूलों के आसपास आ जाते हैं तो उनके शरीर को ये कांटा छेद देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, कतर मतलब काट देना, कांटे इन तितलियों के पर को मतलब उनके पंखुड़ियों को काट देते हैं। भौर, भौर मतलब
भंवरा अगर वो फूलों के आसपास आ जाता है तो उनका वो भेद देता है। भेद देना मतलब छेदना। श्याम मतलब काला, मतलब काला भंवरा जब फूलों के आजू बाजू मंडराने लगता है तो कांटे उनको भी भेद देते हैं, उनको भी तकलीफ दे देते हैं। यही पर हमें कांटे का मूल गुण बताया गया है। यहाँ पर कवि ने हमें यही बताया है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह कांटे के समान होता है। ऐसे लोगों से सब लोग दूर भागते हैं। कोई भी उनसे प्यार नहीं करता क्योंकि ये लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ही देना चाहते हैं। और यही पर मूल स्वभाव मानव का कैसे बदलता है यही हमको कवि ने बताया है। आगे के 4 पंक्तियां हम पढ़ते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरों को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी का खिला। हमने जो पहले कांटे का स्वभाव देखा था उससे विभिन्न फूलों का स्वभाव इस पंक्तियों में हमें बताया गया है। फूल तितलियों को प्यार से अपने पास बुलाते हैं, भंवरों को अपने फूलों में सा रस पिलाते हैं और अपनी खुशबू रंगों से सबका मन प्रसन्न करते हैं। मतलब यहाँ पर जो फूल है वो हमेशा दूसरों को आनंद ही देते हैं, यही हमको यहाँ पर बताया गया है। मतलब फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगा देते हैं, भंवरों को अपना रस पिलाते हैं, अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों से निराली छटा से सभी का मन प्रसन्न करते हैं। अगर कोई बीमार हो तो हम वो जल्दी ठीक होने के लिए उसके रूम में फूल रखते हैं ताकि उसका मन प्रसन्न हो जाए। मतलब फूलों का स्वभाव देखो कितना अच्छा है और उसी तरह से हमारा भी स्वभाव अच्छा होना चाहिए, ना कि कांटों की तरह, क्योंकि कांटों को कोई भी प्यार नहीं करता। यहाँ पर कवि ने हमें फूल और कांटे ये 2 ऐसे अलग अलग चीजें बताने का यही मकसद बताया है कि हमें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। अच्छे लोग फूल जैसे होते हैं जो सबको आनंद देते हैं, प्यार देते हैं, सुख देते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और हमें भी फूलों की तरह ही बनना चाहिए। यही सीख हमें कवि ने यहाँ पर दी गई है। आगे के हम 4 पंक्तियां देख लेते हैं। है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोहता सुरसिस पर। किस तरह हो कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अभी कवि ने हमें यहाँ पर यह बताया है कि अपने व्यवहार के कारण कांटे सबको आंखों में खटकते हैं, उससे कोई भी प्यार नहीं करता। जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर, शीश मतलब उनके सर पर, हम पूजा में फूलों को ही इस्तेमाल करते हैं। देवता के चरणों पर हम फूलों को ही बहाते हैं, उनको चढ़ावे में फूल ही अर्पण करते हैं। यदि हमारे काम अच्छे ना हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब किस तरह कुल भी बढ़ाई काम दे। कुल मतलब अच्छे परिवार में हम जन्म ले तो कोई काम का नहीं। अगर आपके कर्म ही ना अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हो और हम छोटे परिवार में भी जन्म ले, गरीब में भी जन्म ले, तभी हमें अच्छे लोग ही पसंद करेंगे, लोग हमें बहुत पसंद करेंगे और प्यार करेंगे। यहाँ पर हमें फूल और कांटे इनका व्यवहार बताया है। कांटों से कोई भी प्यार नहीं करता, वो सबको खटकते हैं, पर फूलों को सब लोग प्यार करते हैं। यही सीख हमें यहाँ पर दी गई है। कवि यही शिक्षा देते हैं कि केवल अच्छे घर में जन्म लेना काफी नहीं, इंसान को अपने अच्छे कामों से बड़ा बनना चाहिए। फूल और कांटे इस कविता में हमें मुख्य संदेश क्या दिया गया है? तो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हमें यही बताते हैं कि फूल और कांटे एक ही जगह से पैदा होकर भी अलग अलग गुणों वाले होते हैं। जीवन में मिले अवसरों से ज्यादा जरूरी है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। अच्छे कर्म और स्वभाव ही इंसान को महान बनाते हैं, ना कि उसका जन्म या उसका कुल
किसी उच्च परिवार में हुआ हो तो विद्यार्थी मित्र हो, आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इसके कठिन शब्दार्थ भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। अब तक आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करती है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अभी आपको ये कविता समझ में आ गई हो तो इसे 2 बार जरूर अच्छी सुर में गाए और प्रैक्टिस करें। एक बार अपने किताब में जरूर लिखें। अभी आगे हम इस कविता में आए हुए कठिन शब्द देखेंगे। कठिन शब्दार्थ कविता नंबर 2 फूल और कांटे। 1. जन्म लेते, जन्म लेते। 2. पालता पालन, पोषण करता है। 3. चांदनी, चांद की रोशनी। 4. मेह, वर्षा बारिश। 5. हवाएं बही, हवा चली। 6. ढंग, तरीका स्वभाव। 7. छेद कर, चुभा कर, काट कर। 8. उंगलियां, हाथ की अंगुलियां। 9. वरवसन, सुंदर वस्त्र कपड़े। 10. फाड़ देता है, कपड़े को काट देता है। 11. प्यार डूबी, प्रेम में भीगी हुई। 12. कतर, काट देता है। 13. वेद देता, चुभा देता है। 14. अनूठा रस, स्वादिष्ट रस। 15. निज, अपना। 16. सुगंध, खुशबू। 17. निराले रंग, सुंदर और अलग अलग रंग। 18. खटकता, चुभता है। 19. सोहता, सुंदर लगता है। 20. सुर शीस, देवता का सिर। 21. कुल, वंश जाति। और 22. बढ़ाई, बड़प्पन, महानता। विद्यार्थी मित्र हो, यह हमने कठिन शब्दार्थ उसके मीनिंग के साथ देखे हुए हैं। अभी हमने इस कविता में कविता का स्पष्टीकरण, भावार्थ देखा और कठिन शब्दार्थ भी पढ़े। आप यही शब्दार्थ अपने नोटबुक में 2 बार जरूर लिखिए और प्रैक्टिस करें। इस पार्ट 1 में हमने ये सब सीखा। पार्ट 2 में हम इस कविता के नीचे दिए गए स्वाध्याय को पढ़ेंगे, तो आप उस पार्ट को भी जरूर देखें और ऐसे ही शैक्षणिक वीडियो के लिए ऑनलाइन क्लासरूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।